नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आपको ये भी अनुरोध है कि कृपया जो क्यूआर आप देख रहे हैं उसको स्कैन करके हमारे द्वारा जो हिंदू इकोसिस्टम को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको आप बल दें। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी, और हम बात करेंगे वक्फ बिल के बाद क्या हो रहा है भारत में, इसके बारे में। तो आपका स्वागत है बाबा रामदास जी और अवनीश जी जयपुर डायलॉग्स पर आज के इस कार्यक्रम में। बाबा जी से जय आरंभ श्री करूंगा। जय श्री राम। बाबा जी से आरंभ करूंगा। क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं और विशेषकर अखिलेश जी की पार्टी है, इनके जो वक्फ के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कुछ सहमी सहमी सी, कुछ घबराई घबराई सी। तो ये एक बड़ा विचित्र सा दिखा है एक कार्य, मैं कहूँगा सैंपल, कि कांग्रेस और आपका ओवैसी की पार्टी और भी कई सारी पार्टी तो फटाफट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। अखिलेश जी की पार्टी नहीं पहुंची अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। तो आप जो है ये सारा जो इनकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? सर, पहली बार जो बीजेपी की जो पूरा पॉलिटिकल मूव था ना वक्फ बोर्ड को लेके, उसमें पहली बार मुझे इस्लामिक वोट बैंक के खेमे में कबूतरों के बीच में बिल्ली वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और पहली बार अच्छा। मैं वक्फ बिल के मुद्दे पर पसमानदा और अशराफ, ये जो दो फॉल्ट लाइंस हैं इस्लाम की, इस्लामिक वोट बैंक की, इसमें मैं स्पष्ट विभाजन देख पा रहा हूं। और निश्चित रूप से जो पसमानदा है वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और सर एक चीज आपको मैं बता दूं, जो पसमानदा मुसलमान है वो कितना भी इन मुल्ले मौलवियों और नेताओं के इनकी तकरीरें सुन के कितना भी हाँ हाँ करता रहे, पर अंदर से वो भी समझता है कि ये पूरा का पूरा खेल जो है वक्फ की सारी संपत्ति पर कुछ चंद अशराफ का कब्जा है और उन्हीं की बांधी लौंडी है पूरा वक्फ। और उसको वो जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे उसका दोहन करते हैं। ये मुसलमानों का जो गरीब गुरबा है उसको अच्छी तरह जानता है कि कैसे कब्रिस्तानों की जमीनें बेच दी जाती हैं, कैसे वक्फ की जमीनों पर मॉल और बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ये प्रभावशाली लोग और नेता खड़े कर लेते हैं, और कैसे मस्जिदों में बनाई गई जो दुकानें हैं उससे कैसे लूट मची हुई है, और कैसे उनका किराया जो कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए है वो किसकी जेब में जा रहा है। ये जनता सब देख रही है, और जनता को एक बात समझ में आ रही है कि ये अशराफिया की जो लूट थी वक्फ की, इसको मोदी ने समाप्त कर दिया है। और सर ये ज्यादा को बेशक समझ में ना आए, अगर मात्र 2-3% लोगों को भी समझ में आ गया तो वो 3% अखिलेश के लिए बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। अगर मुस्लिम वोट बैंक में 2 से 3% का डेंट भी अगर अखिलेश को लगा तो सर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस होने जा रहा है। और इस वक्त अखिलेश जो है उस नुकसान को जज कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो उनका जो पसमानदा क्लास है वो वक्फ बिल को, क्योंकि पसमानदा से जो आवाज आई है वो न्यूट्रल है। आप
ऊपर से चाहे कि खून की नदियां बह जाएंगे, इतने लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सर 4 नहीं आए, 4 और ना आएंगे। 4 आदमी सड़क पर नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल में तो आए इतना सड़क। सर पश्चिमी बंगाल में सरकार जहां चाहेगी वहां आएंगे, वो सरकारी विरोध है, मुसलमानों का विरोध नहीं है, वो सरकारी टीएमसी का विरोध है। टीएमसी ने वो लोग, और सड़कों पे जो लोग आए हैं उसमें 90% टीएमसी का काडर होगा, गुंडा होगा, और पता लगा टीएमसी का काडर जो है गोल टोपी लगा के जो है वहां उत्पात कर रहा था, जैसा कि हमारे सिंगू बॉर्डर पे और वहां पे दुनिया भर के सब लोग जो है वो इन आंदोलनों में घुस के जो भीड़ बढ़ाते हैं, हमें भी पता है कौन लोग होते हैं। तो सर ये हाँ, जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकारें हैं वहां वो थोड़ा बहुत वो भी एक आध दिन 2 दिन टोकन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं कि अवाम में से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी जी, तो वैसे अवनीश जी के पास चलते हैं। आपने सुनी बाबा जी की बात। वैसे ममता जी जो हैं वो आज कह रही थी कि जैन समाज वक्फ बिल के आने से बहुत व्यथित है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए कि जैन समाज क्यों व्यथित हो गया वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से। तो आप क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले आपने चूंकि जैन समाज का जिक्र कर दिया और संयोग से प्रधानमंत्री जी आज खुद एक जैन समारोह में उपस्थित थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो उच्चारण किया वो वीडियो भी अब दिखाई दे रहा है, अनायास नहीं होता। तो उनकी कनेक्टिविटी कैसी है जैन समाज के प्रति, और जैन समाज कितना वक्त पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर वक्त के आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है। ये वो जैन समाज है जिसने कभी अपने आप को जो माइनॉरिटीज का स्टेटस है उसको तो माना टेक्निकली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया सर संख्या के आधार पर, लेकिन कभी उसका जो ये बेजा लाभ उठाया जाता है वो कभी उठाया नहीं। और कई बार आवाजें उठी हैं कि हमें नहीं चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस। बहरहाल तो जैनियों का तो मामला ये है। सर आपने बात कही कि अखिलेश यादव इसी बात पे आपकी ऐड कर दूं कि अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब जो इस समय बिहार के गवर्नर हैं, वो किसी महावीर मंदिर में गए थे और उन्होंने उदाहरण दिया कि साहब कि ये महावीर मंदिर ये 25 साल पुराना है और ये एक महावीर कैंसर अस्पताल चलाता है, एक महावीर अस्पताल चलाता है, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाता है, अनाथालय चलाता है। और कह रहे हैं कि साहब कि वक्फ की इतनी सारी कुछ होने के बावजूद बता दें कि पूरे भारत में वक्फ ने कभी इसका कोई 5% भी काम करके दिया हो। एक भी अस्पताल बता दे, एक भी यूनिवर्सिटी बता दे, एक भी कोई बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बता दे। जी बिल्कुल सर, आपने उसको और एक्सटेंशन दिया। तो जैन समाज का तो ये योगदान है भारत में, और सबसे एक अल्पसंख्यक होने के बाद भी जैन समाज, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपने अस्पताल हॉस्पिटल्स का बताया, आपने एजुकेशन का, तो जैन समाज को छोड़ देते हैं। मैं आ जाता हूं उत्तर प्रदेश, और खासतौर से आपने जिक्र कर दिया अखिलेश यादव का, कि अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज जिस समय वक्फ बिल पेश हो रहा था लोकसभा में, उस समय भी असहज थी। लोकसभा से निकलने के बाद जब वो अपनी राजनीतिक जमीन पर आए अखिलेश यादव, तब भी वो असहज दिख रहे हैं। सर इसके 3 आयाम हैं। पहला आयाम ये है, बाबा जी ने उसको विस्तारित किया कि अखिलेश यादव की राजनीति के लिए ये जो वक्फ अमेंडमेंट कानून आया है अब अमेंड होके, जिसको कि उम्मीद बिल कहा जा रहा है, मतलब उम्मीद एक्ट कहा जा रहा है। हालांकि ये नाम भी बड़ा अच्छा है, उम्मीद, कहाँ उम्मीद है कहाँ ना उम्मीदी है, ये तो देखने की बात है। लेकिन नहीं, वो अखिलेश चेंज कर दिया है नाम, उनके सेक्शन 1 में लिख दिया है उन्होंने, यूनिफाइड अच्छा, वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट। और क्या बड़ा है, हाँ इंडिया अलायंस टाइप का अंग्रेजी, घनघोर अंग्रेजी नाम था सर, मुझे अभी भी याद नहीं हो पाया है। डेवलपमेंट एक्ट। जी जी। अखिलेश यादव दरअसल 3 वजहों से परेशान। एक, अखिलेश यादव की राजनीति अब
इस वक्फ के दांव के बाद कहां जाएगी, बाबा जी ने अच्छे से बता दिया, मैं उससे सहमत हूं। दो और बातें मैं रख दे रहा हूं सर। वक्फ क्या उम्मीद बिल आने के बाद, सेक्शन 40 एबॉलिश होने के बाद, और सरकारी लैंड जो इंक्रोज्ड हैं उसको मुक्त कराने के बाद, प्रोविजन आने के बाद, और उसी के साथ साथ जो प्राइवेट लैंड हैं जिसको कि वक्फ ने जबरिया कब्जाया था उसको मुक्त कराने के लिए भी जो प्रोविजन आए हैं, जिसमें कि ट्रिब्यूनल से निकाल के इसको सिविल कोर्ट और बाकी जगहों पर, उसके बाद, और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा है, लोग सेक्शन 40 लेके उड़ रहे हैं, लेकिन सर 1963 का पास एक कानून था जिसको कि कहते हैं लिमिटेशन एक्ट, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसी भी राजस्व या किसी भी सिविल के सूट में अगर किसी दूसरे का दावा है तो आप कितने साल पहले या कितने साल बाद उस दावे के कोई आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दर्शकों के लिए बता दूं, साउथ के एक गांव का एक बंदा जब गया रजिस्ट्री करने अपनी जमीन बेचने के लिए, अपना खेत, तब उसको पता चलता है कि इस लैंड पर वक्फ का दावा है। यानी 12 साल की लिमिटेशन थी, और 1995 में और 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस सरकार ने वक्फ को लिमिटेशन एक्ट से बाहर रखा था, जो कि 1963 में था। यानी 12 साल की मियाद के बाद कोई भी दावा आप कर ही नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया। अब मैं आता हूं अखिलेश यादव की चिंता पर। राजनीतिक चिंता बाबा जी ने बता दी। अखिलेश यादव की एक व्यक्तिगत चिंता भी है सर, एक और चिंता के साथ। व्यक्तिगत चिंता यह है, मेरा पूरी गंभीरता से और प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारी 24 घंटे में 26 घंटा काम कर रहे हैं सर। रेवेन्यू के पेपर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, हर डीएम के ऑफिस में 24 में 26 घंटे काम चल रहा है। अखिलेश यादव की जानते हैं सबसे बड़ी चिंता क्या है सर? और सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है, इस देश के कांग्रेसी परिवार और कांग्रेसी नेताओं के परिवार, इस देश के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की लेगेसी ढोते हुए परिवार, इस देश के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, स्टालिन तक ये परंपरा जाएगी, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी तक जाएगी और पंजाब तक जाएगी। आप सोचिए सर क्या हास्यास्पद स्थिति है। इस देश में तीसरे सबसे बड़े वक्फ लैंड मौजूद है पंजाब में। क्या कोई बिलीव कर सकता है? पंजाब से एक भी आवाज वक्फ के बाद अगर निकली हो तो कोई बता दे। ये मानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, इसलिए यहां पर सबसे बड़ी जायदादें हैं वक्फ की। दूसरे नंबर की जायदाद वेस्ट बंगाल में है। लेकिन बाबा जी के साथ ही मेरी कई बार चर्चा हुई, बाबा जी कहते हैं यहां मुसलमान फैक्टर है नहीं, पंजाब की बात। लेकिन आप सोचिए तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जायदादें पंजाब में है वक्फ बोर्ड की। ये कल्पना की जा सकती है। अखिलेश यादव की चिंता यह है, ये कौन सी जमीनें हैं? जब मुसलमान उतना इफेक्टिव है नहीं पंजाब में, तो वक्फ की जमीनें किसके पास हैं? मैं आज आपसे कह रहा हूं, उम्मीद बिल को इंप्लीमेंट होते हुए देखिए। अखिलेश यादव के पास, उनके खानदान के पास, उनकी पार्टी के ओहदेदारों के पास कितनी वक्फ लैंड उनके कब्जे में है, ये निकल के आना बाकी है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव के खानदान में कितनी जमीनें वक्फ पे हैं। कांग्रेसियों ने राजस्थान हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में कितनी जमीनें वक्फ की उनके मुतवल्लीस के साथ एक गठजोड़ करके, एक साजिश करके कितनी जमीनें हथियाई हैं, ये अभी आना बाकी है सर। इसलिए अखिलेश यादव की एक तो राजनीतिक चिंता है जो बाबा जी ने कही, एक व्यक्तिगत चिंता है कि इन जैसे तमाम लोगों की कितनी जमीनें वक्फ द्वारा हड़पी गई हैं। वक्फ की जमीनें ये भी आएगा, वो सरकारी भी हैं, वो निजी भी हैं, वो वक्फ की अपनी हैं, जिनको मुतवल्लियों से गठजोड़ करके इन सारे लोगों ने अपने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। अखिलेश यादव जैसे लोगों की एक चिंता ये भी है, ममता बनर्जी जैसे लोगों की एक चिंता ये भी है। पंजाब में अगर ये चिंता अभी नहीं हो रही है तो मैं मतलब शॉक्ड हूं कि तीसरा सबसे बड़ा लैंड
वक्फ का, वो पंजाब में है और पंजाब से कोई बात नहीं हो रही है। तो अखिलेश की राजनीति एक तरफ खतरे में है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी खतरे में है। और सिर्फ अखिलेश नहीं, कांग्रेसी इकोसिस्टम के अभी आपको जर्नलिस्ट निकलेंगे, कांग्रेसी इकोसिस्टम के आपको लाइजनर निकलेंगे, कांग्रेसी इकोसिस्टम के आपको कांग्रेस के नेता निकलेंगे। ये तमाम खुलासे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर, बहुत उम्मीदों भरा ये बिल है जो कि अब एक्ट हो गया है, लेकिन आपने जब कहा कि इस पर भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, सर अब मुझे लगता है कि इस देश में एक बहस छिड़नी चाहिए। निश्चित रूप से आपने भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। उत्तर प्रदेश में जब ये बिल जेपीसी में था, योगी आदित्यनाथ जी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने सारे डीएम से सर्वे करा लिया था और उस समय 78% का एक आंकड़ा आया था कि 78%, 78% वक्फ की लैंड गवर्नमेंट इंक्रोच्ड है, यानी सरकारी जमीनों पर है। जैसे ही ये बिल पास हुआ, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को एक लेटर गया कि एक बार ये जो प्रोविजंस आए हैं सेक्शन 40 अबालिश होने के बाद और लिमिटेशन एक्ट के दायरा हटने के बाद, इसके बाद एक बार दोबारा सर्वे कराओ। और अब मैं पूरी गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, पब्लिक डोमेन में है कि 78% का वो आंकड़ा जो कि वक्फ लैंड सरकारी जमीनों पर इंक्रोच करके था, वो आंकड़ा अब 90% से ऊपर जा चुका है। पहली चीज, योगी आदित्यनाथ आराम से वो सारी जमीनें मुक्त करा लेंगे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उम्मीद बिल में ये प्रोविजन देके सिविलियंस को भी ये रास्ता छोड़ दिया है, यानी आम जनता को भी, कि वो भी अब चाहे तहसीलदार कोर्ट हो, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, चाहे डीएम कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वहां सिविल सूट लेके जाएं। सबसे बड़ी चीज अब एक बहस ये निकल के आती है कि उम्मीद बिल केंद्र सरकार ने सर पास कर दिया, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये अंतर आएगा। मैंने बार बार ये सवाल किया है कि क्या वेस्ट बंगाल में उम्मीद बिल लागू होगा? नहीं लागू होगा। मुर्शिदाबाद इसका उदाहरण है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि तमिलनाडु में ये लागू होगा? नहीं लागू होगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं झारखंड में वो लागू करेंगे? नहीं होगा। हम उम्मीद दिल्ली से कर सकते हैं, हम उम्मीद राजस्थान से कर सकते हैं, हम उम्मीद उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, बिहार से कर सकते हैं, इन सारी जगहों से कर सकते हैं। सर उनके लागू करने के, चलिए वो लागू नहीं भी करें, लेकिन पब्लिक के पास एक रास्ता खुल गया। पब्लिक के पास रास्ता खुल गया ना। वो नहीं भी लागू करें तो पब्लिक जा सकती है डायरेक्ट, खासतौर से सरकारी ज़मीनों के लिए। सरकारी ज़मीनों के लिए तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि वो तो वाइड हो गया। जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं वो अपने आप स्वयं में वो वक्फ का उसका स्टेटस समाप्त हो गया। तो इसलिए रास्ते तो खुलेंगे। अगर सरकार नहीं करेगी तो जागरूक जनता है वो करेगी। निश्चित रूप से तमिलनाडु में तो करेगी ही करेगी, क्योंकि वो जो तिरुचेराई जो जगह है तिरुचिरापल्ली में, तिरुचेराई जगह का नाम है उसका, तो वहाँ के लोग तो करेंगे ना। पूरी ग्राम सभा की जमीन, सारी जमीन, सबको सब उन्होंने नोटिफाई कर दी। जी, तो अब जरा वापस चलते हैं थोड़ा हम बाबा रामदास जी के पास। तो अब हम ये देख रहे हैं, जैसा कि अवनीश जी कह रहे हैं कि साहब की बड़ी मात्रा में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़मीनें वहाँ पे हैं। 2,12,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और 75,000 करीब शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। तो आप समझ लीजिए लगभग 3 लाख इनके पास में वक्फ संपत्तियाँ हैं। और इनमें से जैसा कि पहले बताया गया था कि 78% जो है वो सरकारी हैं। तो ये 78% सरकारी 8 तारीख यानी कल इसका अपॉइंटमेंट हो गया, यानी 8 तारीख से लागू भी कर दिया गया ये, और उनकी तैयारी पूरी है। तो इसका तो एक बड़ा सोशल चर्न होगा। क्या सोचते हैं सर? मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी तो वहां पे एक बहुत सीनियर ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, रिटायरमेंट के नजदीक थे, तो वो मेरे बड़े प्रिय, मैं उनका बड़ा प्रिय था। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, सरकारी नौकरी में चाहे कुछ कर लेना, बड़े से बड़ा पाप क्षम्य है।
परंतु 1 रुपए का भी अगर गबन में पकड़े गए तो भगवान भी नौकरी से नहीं बचा पाएगा। तो सरकारी नौकरी में गबन और प्राइवेट लाइफ में जमीन, जमीन में अगर आपने कोई हेर फेर की, जमीन में अगर पकड़े गए, आप दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर लीजिए, आपको हो सकता है न पकड़ पाए, मनी ट्रेल न मिल पाए, पर अगर जमीन का लेन देन आपने किया है, जमीन में हेरा फेरी की है, तो पता नहीं किस जमाने से भारत की एक एक इंच भूमि नाप दी गई है और सबका रेवेन्यू रिकॉर्ड आज तक मौजूद है। 7 नहीं 70 पुश्त पुराना रिकॉर्ड सरकार निकाल के बेटा तुम्हारे अतड़ियां खींच लेगी, जमीन निकाल लेगी। आज लालू यादव अपने जीवन के जो सबसे बड़े मुसीबत में फंसे हैं, वो जॉब फॉर लैंड स्कैम ही है। उसमें गलती उन्होंने किया, जिन लोगों से नौकरियां जिनको दी उनसे जमीनें ले ली, और जमीन ले ली और नौकरी दे दी, दोनों का रिकॉर्ड है। तो कोर्ट में असल में कुछ प्रूव करना ही नहीं है। इसी तरह सर ये जो वक्फ का जो मामला है ना, इसमें सर हजारों हजारों संपत्तियां इन भ्रष्टाचारियों ने वक्फ की जमीनों में गबन किया है। हजारों जमीनों को इन वक्फ वालों ने, इनके मुतवल्लियों ने बेच दिया है, फर्जी कागजात बना के लोगों को ट्रांसफर कर दी है, और वहां पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्तियां आज खड़ी हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको आज बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां मिलेंगी कांग्रेसियों के पास, और उत्तर प्रदेश में मुलायम के परिवार के पास। जी आज अभी अभी संबित पात्रा ने खड़गे जी की वक्फ की जमीन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी अभी। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है सर, देश का बंटवारा हुआ, इधर से लोग उधर चले गए, अपनी जो जमीन वो वक्फ कर गए, चलो बहुत अच्छी बात है। जो उधर से इधर आए उनकी जमीनें कहां है भाई, उनकी हवेलियां कहां है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि तुमने एक देश ले लिया, बंटवारा कर लिया, अपने हिस्से का देश रावी उस पार तुमको मिल गया, और इधर जो तुम्हारे हिस्से का, जो हमारे हिस्से का देश था, उसको बेटा तुम वक्फ कर गए। बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बंटवारा किया था सर। मैं कहता हूं ये अमेंडमेंट बिल नहीं होना चाहिए, इसको सिरे से खारिज करना चाहिए कि तुम्हारे हिस्से का देश, वो देखो रावी उस पार दे दिया है, तुम्हारी सारी संपत्ति वहां, ये सब हमारी है, इसको जितना भी वक्फ है उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके नेशनलाइज किया जाए। उसके लिए भी एक्ट लाना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा। कुछ भी आप करेंगे तो कानून तो बनाना ही पड़ेगा, बिना कानून के शून्य में तो अब ये पहला स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, कोई वक्फ नहीं, एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कीजिए और नेशनलाइज कीजिए, भारत सरकार की संपत्ति है, भारत सरकार जो चाहेगी वो करेगी। वो और तो देखिए सेक्शन 40 खत्म होने से तो वैसे भी जो है वो वक्फ बोर्ड की दादागिरी तो समाप्त। अब इंडिविजुअल आदमी जो है वो अपनी जमीन, ये भी उसका डेफिनेशन भी दे दी गई कि कौन कर सकता है, जो 5 साल से कम से कम 5 साल से जो मुसलमान हो वो ही कर सकता है, और खुद की उसकी अपनी अर्जित की हुई जमीन होनी चाहिए, पुश्तैनी भी नहीं होगी, पुश्तैनी जमीन भी वक्फ नहीं होगी, खुद की अपनी अर्जित हुई जो जमीन है वो वक्फ कर सकता है वो। वैसे तो मैंने डाल रखा है, आपको भी कॉपी भेज दूंगा, अध्ययन करें आप लोग। मैंने जो फतावा आलमगीरी में है, किताबुल वक्फ है, वो मैंने पब्लिश कर रखी है, हिंदी ट्रांसलेशन उसका पब्लिश कर रखा है।
और उसमें तो आप कुछ भी वक्फ कर सकते हैं, आपकी सैलरी वक्फ कर सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वक्फ जो है वो जब तक कि वो अलग से डिक्लेयर नहीं कर दे उसको काज़ी, तब तक जो भी वक्फ होगा वो आपके बढ़ते ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को तो किसी मतलब ने इस ध्यान ही तरह नहीं तो दिया आज सर तक। सर इस तरह तो लड्डन कबाड़ी जो सोशल मीडिया का एक बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर है, लड्डन कबाड़ी। हाँ। लड्डन कबाड़ी जो है वो झौलवी की बीवी वक्फ कर देगा। वो उसकी स्वयं की अर्जित थोड़ी है, वो कैसे कर देगा? हाँ भाई जी। झौलवी की बीवी झौलवी की अर्जित की हुई है। हाँ झौलवी की बीवी लड्डन कबाड़ी की अर्जित की हुई नहीं है। हाँ, झौलवी जो है वो अपनी बीवी वक्फ कर सकता है। अच्छा। खुदा के ये अभी इनको खुदा ध्यान की नहीं है। खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए वो कुछ भी कर सकता है सर। एक बात और है, अभी बाबा रामदास जी ने जो जमीन का और गबन वाला जो एक उठाया, मुझे लगता है इसमें हम लोगों की कहीं कमजोरी रह गई, या फिर जो ये हमारे जो पसमानदा जो सफरर हैं, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उनकी ये गलती रह गई। तो मैं आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाई सब लोग ध्यान रखें, जो भी सुन रहे हैं, और इसको दूर-दूर तक फैलाएँ, विशेषकर मुसलमानों में, कि ये जितने भी ये मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, ये जितने भी हैं, इनको वक्फ एक्ट की धारा 101 में सरकारी कर्मचारी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये जो है वो एंटी करप्शन एक्ट की जद में आते हैं। तो इनके खिलाफ आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने एंटी करप्शन का मुकदमा कायम किया हो। तो भाई समय आ गया है कि अगर जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने खूब गबन किए हैं, तो फिर तो ये एंटी करप्शन एक्ट में पकड़े जाने चाहिए, सरकारी कर्मचारी हैं। जी, अवनीश जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल सर, एक आयाम पे और बात होना बड़ा जरूरी है सर। ठीक है, इन पर इतना रोक लगा दिया गया, सेक्शन 40 एबॉलिश हो गया, लिमिटेशन भी खत्म कर दिया, और सरकारी दायरे में आ गए। अब इनका जो है ऑडिट भी होगा, मुतवल्लीज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया, ये सारी चीजें। लेकिन सर, इस उम्मीद एक्ट ने एक चीज को जमीन पर उतार के दिखा दिया है। दो नारों का नाम लूंगा सर। एक, योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सर, इस देश में चाहे वामपंथी इकोसिस्टम, जो कि कांग्रेस के साथ हमेशा लिविंग पॉलिटिकल रिलेशंस में रहा है, 4.5 साल सत्ता एंजॉय करना कांग्रेस के साथ, परंपरागत रूप से इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले 3 तलाक बोलना कांग्रेस की सरकार को, निजाम को, सपोर्ट को, और उसके बाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन का लड़ने का दिखावा करके फिर आके लिविंग रिलेशनशिप में कांग्रेस के साथ रहने का। सर, इस बटोगे तो कटोगे वाली बात को इस उम्मीद एक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर इंप्लीमेंट किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप याद कीजिए सर, योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, सपोर्टर्स ने लिया कि हिंदुओं अब तुम्हें बटना नहीं है, एक रहोगे तो फायदे में रहोगे। विपक्ष ने क्या किया, ये बांटेंगे तुम्हें और काटेंगे। अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सर, नए उम्मीद बिल में वक्फ बोर्ड में अब कौन रहेगा? पहले क्या होता था पूरी दुनिया में, मुस्लिम उम्मा मुसलमान, एक शब्द, खत्म। आपकी हिम्मत नहीं कि आप इसके आगे शिया सुन्नी कर सके। शिया सुन्नी तो अपने आप में मतलब छोटी बात हो गई, इसके आगे आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप अशराफ और पसमानदा इस देश में कितने दिनों से राष्ट्रीय विमर्श में, केंद्रीय विमर्श में आया है, ये भी देखने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया संभवतः, तब वो एक जनरल डिस्कशन में आया। अगर आप वक्फ बोर्ड के नए प्रोविजंस को देखें, आपने एक मुसलमान को कितने में बांटा है, और हक से ये कहना चाहिए कि हाँ हमने बांटा है, संवैधानिक रूप से बांटा है। आपने जो कि पहले शिया वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल और केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड हुआ करता था, आपने वहां पैदा क्या किया सर? 2 सरकारी यानी नॉन हिंदूज, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और बाकी हैं। इसके अलावा आपने प्रोविजन किया 2 महिला मुसलमान, पहला बंटवारा सर, जेंडर आधारित।
उसके बाद आपने प्रोविजन किया एक शिया, एक सुन्नी, एक पसमानदा। पसमानदा एक नहीं है सर, 80% आबादी मुसलमानों की पसमानदा है। और पसमानदा में ये हिंदुओं में 3, 13, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, ये वो करते हैं। 200, 250, 300 से ज्यादा जातियां हैं। बिहार के जनगणना अभी हुई है जाति है, उसको उठा के लोग देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि पसमानदा मुसलमानों में कितनी जातियां हैं। यानी एक पसमानदा की एंट्री करा के आपने केवल एक पसमानदा यानी मुसलमान को बांटा नहीं, आपने किया क्या, 2 महिला, एक शिया, एक सुन्नी, एक पसमानदा, आपको मिले 4 मुसलमान। उसके अलावा इसी उम्मीद बिल में एक और प्रोविजन है जिसमें मुसलमानों की अन्य कम्युनिटी यानी बोहरा से 1 और आगा खानी से 1, आपको हासिल हुए 6 मुसलमान। और पसमानदा जोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोहरा और आगा खानी के बोर्ड ही अलग कर दिए। नहीं, उनको अलग प्रोविजन दिया है सर। ये बोर्ड अलग 2 है, वो इसमें नहीं आएंगे। ये देखिए मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है। 3 persons to represent Muslim organizations having all India character and national importance. Then chairpersons of 3 boards by rotation. 1 person to represent the Mutawallis, 3 persons who are eminent scholars in Muslim law, 2 persons who have been judges of the Supreme Court, 1 advocate of national eminence, 4 persons of national eminence, 1 each from the fields of administration or management. Additional secretary or joint secretary of the Government of India. And provided that 2 of the members appointed under clause C shall be women, or provided that further that 2 members appointed under this subsection excluding ex officio members shall be non-Muslim. ये है ये पूरा सेंट्रल काउंसिल का। नहीं, बिल्कुल है सर, मैं एग्रीड हूँ। जो मैंने कहा कि 2 वहां पे सरकारी लोग हैं, 2 वुमेन्स हैं, इनके अलावा 1 शिया, 1 सुन्नी, 1 पसमानदा, ये हैं। और आपने जो एक बात कही कि बोहरा और आगा खानीस के लिए अलग किया है, ये प्रोविजन अमित शाह जी ने खुद कहा कि अब जो अलग अलग संप्रदाय हैं वो खुद के अपने एनजीओज बना सकते हैं, उसी के साथ ये समानांतर चल सकते हैं। सवाल मैं जो मोटा मोटी ये कह रहा हूं कि अब जो एक विमर्श विद इन दी मुस्लिम कम्युनिटी होगा, ये जब सामने आएगा, और ये इतना जल्दी नहीं होगा सर, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें भी आदत नहीं है अभी। और जैसे जैसे ये सारी चीजें होंगी वैसे वैसे इसमें वॉइसेस और भी आएंगी। और यहां पर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उधर के लिए भी लागू है पॉजिटिवली और इधर के लिए भी लागू है पॉजिटिवली। और एक अंतिम बात सर, लोक में कहावत है जर जोरू जमीन। दुनिया के सारे झगड़े हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि जर जोरू और जमीन के लिए होती है। जर होता है पैसा, जोरू उनके यहाँ प्रोविजन है 4 का, अल्लाह की राह में भी वो दे सकते हैं तो इसको थोड़ा सा डायल्यूट कर देते हैं। लेकिन जमीन सर, जब किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी घर के अंदर जहां जैविक रूप से सारे लोग एक हैं, जब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और शोषण दिखाई देता है और आपके पास एक अच्छा कानून भी हो जो आपका सपोर्ट करता है, तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से पसमानदा मुसलमान अपने ही अंदर हक की लड़ाई लड़ेगा, और उसके बाद जब एक इक्वेशन बैलेंस आएगा, वो समाज की कल्पना करना बहुत ही रुचिकर होगा। और मुझे लगता है कि इसके रास्ते खोल दिए हैं इस उम्मीद बिल ने। और वही एक अंतिम बात सर, हम उत्तर प्रदेश से बड़े आशान्वित हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि बंगाल में वो कौन लोग हैं जो मुर्शिदाबाद जलते हुए देखना चाहते हैं। भर भर के अगर आप ममता बनर्जी नाम के जंतु को बार बार सत्ता में लाइएगा तो कोई उम्मीद आपके यहां काम नहीं करेगी। इसलिए आपने कहा जब कि बंगाल के लोग तो उठाएंगे ना ये मामला, केरल के लोग उठाएंगे ना ये मामला, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सुधार भी उम्मीद बिल से आएगा और वोटिंग पैटर्न बदलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा वक्फ की इंक्रोच लैंड है, अगर उसको मुक्त होते हुए देख रहे हैं लोग, तो ये मॉडल अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से बाहर जाना है, पंजाब जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, तो वहां की जनता को सोचना होगा कि हम डबल इंजन की सरकारें क्यों नहीं चुनते। और यहां मुझे लग रहा है कि एनडीए ने और बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार का महत्व और विस्तृत रूप से पैन इंडिया बना दिया है उम्मीद बिल के बाद। जी,
इसके जो इंट्रा रिलीजन इम्प्लीकेशन है और मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स इम्प्लीकेशन है, मैं बाबा रामदास जी से पूछूंगा उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि ये जो पसमानदा वाली बात है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि सबसे पहले इस पसमानदा को प्लेटफॉर्म जो है वो जयपुर डायलॉग्स ने ही दिया था और लगभग 2 वर्षों तक ये पसमानदा को प्लेटफॉर्म देते रहे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि इनकी सोच बड़ी लिमिटेड थी, जो लोग भी थे, और वो आपस में ही पता चला कि पसमानदा महाज जो थी वो कट-कट के जो है वो कोई उसी पसमानदा महाज के ही 20 टुकड़े हो गए। उनमें से कई सारी लखनऊ में ही चलती हैं। और फिर सर आज से डेढ़ उनका जो सर मैं रोक रहा हूँ आज से 1.5 साल पहले पसमानदा महाज के 3 पैनलिस्टों को मैंने अपने यहाँ बैठाया और तीनों लड़ गए। जो एक तो ये जो है, इसके बाद फिर मैंने जो है वो पसमानदा विमर्श पर पॉज कर दिया टेम्परेरी, और उनका जो था वो पहले तो वो लड़ रहे थे कि साहब कि हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिले, हमें एक्स जगह मिले, हमें वाई जगह मिले, ये सब रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ में चले आए कि साहब कि हमें तो आर्टिकल 363 में साहब जो है वो एससी और एसटी में भी रिप्रेजेंटेशन मिले। एसटी में तो मिल जाता है, एससी में भी हमको इंक्लूड किया जाए। तो ये जो पसमानदा वाला मामला है, ये जब तक मुझे लग रहा है कि इसमें भी बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो घुस गए हैं, और ये इसको अगर समझदारी से नहीं चलाया गया तो ये मामला जो है कहीं बैठेगा नहीं। वैसे भी उनके यहाँ तकलीद चलती है, तकलीद का मतलब जो बड़े आलिम उलमा हैं उनकी नकल करनी पड़ती है, उनको अगर नहीं नकल करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ जन्नत और जहन्नुम की है। जी बाबा जी। जी सर, देखिए सबसे पहला आपने कहा कि जो मुस्लिम समाज है उसमें जो विभाजन रेखाएं हैं वो बड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं, और जब जमीन की रिकवरी होगी और जब गुंडे बदमाशों लैंड माफिया से जब जमीनें योगी बाबा जैसे प्रशासक मुख्यमंत्री जब रिकवर करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि खुद गरीब गुरबा खुद आगे निकल निकल के आएगा कि साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। आप देख लीजिएगा कि यही लोग बताया करेंगे जैसा साहब ये भी है। नोटबंदी के समय में हुआ था कि लोग जो हाँ, थे जैसा अपने नोट से परेशान नहीं थे, दूसरों के नोट चले गए। सर एक उससे जगह ज्यादा और खुश हुआ थे। था, सर एक जगह और हुआ है, संभल में हुआ है। संभल में जब तोड़फोड़ हुई और योगी जी ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो 4-6 जो पकड़े गए उनके ऊपर 90-95 लाख रुपए का जुर्माना आया, और योगी जी ने कहा कि हम तो वसूलेंगे। उन्होंने कहा अरे साहब हम कहां से इतना दे पाएंगे, तो योगी जी ने कहा कि बाकियों के नाम बताओ। और सर जिससे योगी जी सरकार ने ये कहा कि बाकियों के नाम बताओ, लास्ट में उसका जो जुर्माना था वो घट के 900 रुपए आ गया। उसने इतने भर भर के नाम बता दिए दंगाइयों के, तो ये तो चलेगा ये भी सर, था, रास्ता पत्थर खुल गया। मारने में ये भी था। तो अच्छा सर, इसका पहला रिपरकशन तो आप पंजाब से मुझसे सुन लीजिए। एसजीपीसी के तोते उड़े हुए हैं। वो क्यों? और एसजीपीसी जिन संपत्तियों पर काबिज है, और एसजीपीसी के फंड मैनेजमेंट में सर इतना झोल है, इतना झोल है, शायद ही कोई गुरुद्वारा हो जहां गुल्लक को लेकर रोज कृपाने न निकलती हो। और फंड्स का मिसमैनेजमेंट है, जमीन का मिसमैनेजमेंट है। मैं हमारे यहाँ सुल्तानपुर लोधी में सर एक गुरुद्वारा है, अब शहर के बीचों बीच मेन स्क्वायर पे करीब 5 एकड़ जमीन है। जब कांग्रेस सरकार थी तो एक निहंगों के एक गुट को कब्जा दिला दिया गया। फिर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो निहंगों का एक अन्य गुट किसी अन्य शहर से एक दिन अपनी गाड़ियों में सवार होकर 40-45 लोग उठे और उन्होंने आके जबरदस्ती उस गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया। ये मेरी आंखों देखी बात है। करता बहुत फायरिंग हुई, बहुत कृपाने चली, अंत में गवर्नमेंट ने जो है वो उसको गुरुद्वारे को पूरा सील करके पूरी संपत्ति को चारों तरफ से वहां परमानेंट पुलिस बैठा दी
और आज के तारीख में जो लोकल एसडीएम है वो उसका कस्टोडियन है, वो कमिश्नर है, और सिर्फ वहां पे दैनिक पूजा पाठ जो भी होता है, गुरबानी का पाठ, बाकी पूरे गुरुद्वारे की संपत्ति पर गवर्नमेंट जो है काबिज है। सर ऐसी हजारों 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 गुरुद्वारे की संपत्तियां हैं, उनको है तुम वो गुरु घर, पर वहां की गुल्लक को लेकर सर बहुत भीषण झगड़े हैं। उसके बाद एसजीपीसी के झगड़े है ही हैं। उसके बाद अन्य राज्यों में जो गुरुद्वारे हैं उन पर कब्जे की जो लड़ाई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड का जब नंबर आ गया वक्फ बिल का, अब इसके बाद अगला नंबर एसजीपीसी का आएगा और सरकार इसमें भी सुधार करेगी। आपने कहा ना इंट्रा रिलीजियस क्या, तो सरकार अब यहां पे चर्चा है और यहां बहुत से लोगों की मांग उठने लगी है कि सरकार को इसमें दखल देके यहां पर भी रेगुलेशन की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है। एसजीपीसी में भी बहुत घोटाले हैं। ये है सर वक्फ बिल का अगला स्टेप। वक्फ बिल का अगला स्टेप आपको अहमदाबाद की कांग्रेस की मीटिंग में नहीं सुनाई पड़ रहा क्या? वो आप बताइए जरा दर्शकों को। अवनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। सर मैंने आपसे कहा सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, ये रास्ता खुलने तो दीजिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है सर, शामेगम जब बिखर गई होगी जाने किस किस के घर गई होगी। पसमानदा पसमानदा ऐसे थोड़ी ना रट रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान अगर सबसे ज्यादा कहीं खुश है, संतोष से है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये आग सर न सिर्फ इंट्रा रिलीजन लगी है, और ये पॉजिटिव आग है। जब मैं आग कह रहा हूं तो आग हमेशा नुकसान वाली नहीं होती, कुछ आग जो है वो बड़ी अच्छी भी होती है। ये आग पॉजिटिव है। ये इंट्रा रिलीजन किस तरीके से है, विद इन द रिलीजन किस तरीके से है, मुझे लगता है कि राजनीतिक सामाजिक एक बहुत बड़े सुधार का रास्ता पैन इंडिया ये खोल रही है। इसमें कोई कल को उत्तर प्रदेश लीड कर जाएगा, कल को अहमदाबाद में कांग्रेस जिस तरीके से चिंताएं बैठ के कर रही है। और सर एक सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन जो केरल में ईसाई समुदाय ने किया है इस वक्फ को लेके, सबसे बड़ी शिकायत करता हूं। और सोचिए सर, बदनाम इस देश का सनातनी रहा है लव जिहाद जैसे खतरनाक इरादे को, और उसका सबसे पहले अगर कहीं खुलासा हुआ और सबसे पहले अगर उसको फॉर्मलाइज किया गया और सबसे पहले अगर कोर्ट तक गया मामला, तो केरल से था। यहां सर वाकई मैंने आपसे कहा ना कि बांटोगे तो कटोगे, इसका सर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा ना सर, अभी कांग्रेसियों के आने दीजिए ना सर, उनके अपने वक्त अखिलेश का चेहरा क्यों उतरा है, उन्हें पता है कि वोट भी जा रहा है और जो कब्जा किया है लैंड उसमें भी मामला झोल पे जा रहा है। आजम खान सोचिए, बर्बादी की कगार पे है, लेकिन जो कुछ बचा है सर, ये इस देश का सबसे बड़ा भूमि सुधार कार्यक्रम होगा, उम्मीद बिल। इस देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार विद इन दी मुस्लिम कम्युनिटी और सो कॉल्ड जितनी भी और माइनॉरिटी हैं, ये डिफाइन करेगा, रीडिफाइन करेगा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में कैसा रिलेशन है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, ये तीनों निकल के आएगा केरल जैसी स्टेट में। ये साउथ की राजनीति को बदलेगा, और ये पंजाब जैसे स्टेट जहां तीसरा सबसे बड़ा लैंड पूल वक्फ बोर्ड का है, उसके बारे में लोगों की अवधारणा बदलेगा कि आखिर अगर मुसलमान इफेक्टिव नहीं है पंजाब की राजनीति में या समाज में, तो फिर ये तीसरा सबसे बड़ा देश की प्रॉपर्टी लैंड की पंजाब में है क्यों और किसके पास है। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हैं सर। इसमें कल्चरल रिफॉर्म है, इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म है, इसमें लैंड रिफॉर्म है, इसमें सोशियो कल्चरल रिफॉर्म, सारी संभावनाएं भरी हुई हैं सर। और जिन्होंने लूट के रखा है सर, उनकी जमीनों का निपटारा अब होगा, जिसमें कांग्रेसी, जिसमें सपाई, जिसमें आरजेडी, जिसमें स्टालिन, जिसमें अब्दुल्ला खानदान, ये सब के सब शामिल है सर। मैं
अंत में पूछूंगा बाबा रामदास जी से कि मुझे ये भेद बताएं कि वक्फ बिल की इतनी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और आज भी मैं देख रहा था अहमदाबाद में खड़गे जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी जो हैं वो वक्फ बिल पे क्यों नहीं बोले? न राहुल बोले, न प्रियंका बोली, न सोनिया बोली। सोनिया को तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वो तो लिखा लिखाया जो स्क्रिप्ट आता है उसमें। ये देखिए इशारा कर सर रहे इन हैं थोड़ा। सभी अवनीश जी मैं आपको बताऊं सर, इंडी अलायंस के इन सभी घटक दलों को ये फीडबैक मिल चुका है कि मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट हुआ है उसके समर्थन में खड़ा है और वो उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। पसमानदा समाज कह रहा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी तो लोगों ने कह दिया ना कि वक्फ बिल का के बाद जो है, जैसे कि मैंने अभी एसजीपीसी का नाम लिया, उसके बाद यहाँ चर्चा है कि अगला नंबर हो सकता है क्रिश्चियंस का भी आ जाए, क्योंकि क्रिश्चियंस वक्फ बोर्ड के बाद जो रिलीजियस बोर्ड है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है वो ईसाइयों के पास है, और वो भी बहुत प्राइम लोकेशन पे बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान और बहुत बड़े बड़े कैथीड्रल्स, और वो आपके इनके जो जो पुराने जमाने में जो बिशप्स और वो आर्क बिशप्स होते थे उनके सबके बड़े बड़े जो वो जिसको क्या बोलते हैं, गिरजा घर बोलते हैं, कैथीड्रल बोलते हैं, वो हैं। और सर इनके जो कब्रिस्तान है ना ईसाइयों के, वो बड़ी प्राइम लैंड में, और उसमें भी बहुत ज्यादा लूट और बंदर बाट हुई है। अच्छा, दूसरी बात है सर, समस्या पता है क्या है भाई, 75 साल तक तो कांग्रेसी ही लूटते रहे देश को, कोई पूछने वाला था नहीं, कोई विरोध करने वाला था नहीं, तो कांग्रेसियों ने तो मनमाना लूटा है। और जैसा कि मैंने कहा कि सारी लूट आप पचा सकते हैं, जमीन की लूट आप पचा नहीं सकते। योगी जैसा कोई आ जाएगा तो बुलडोजर फेर के नीचे से जमीन निकाल देगा। आपने जमीन को एनक्रोच किया है या इलीगली उस पे उसकी इलीगल रजिस्ट्री कराई है, इलीगली उसका म्यूटेशन कराया है, ये कागज चीख चीख के बोलेगा और सारी जिंदगी बोलेगा। तो कांग्रेसियों की सर सबसे बड़ी जो डर है कि भैया अगर वक्फ की लूट खुल गई तो हमारा तो पूरा 7 पुश्त खुल जाएगी, नेहरू और उनके जमाने से लेकर आज तक हिसाब देना पड़ जाएगा। और उसी तरह मुलायम सिंह को भी, मुलायम सिंह के से लेकर आज तक का हिसाब देना पड़ जाएगा अखिलेश यादव को। और सपाइयों ने कितनी जमीनें लूटी थी, क्या क्या किया था सर, ये सारा हिसाब देना पड़ेगा। और ऊपर से सर वोट बैंक, जो मुस्लिम पासमानदा समाज है वह साथ नहीं दे रहा है। सर पॉलिटिकल पार्टीज के पास कान लगा, जमीन में कान लगा के सुनने की क्षमता होती है, इनको पता होता है क्या हो रहा है। मैं इसलिए सहमत सर नहीं हूँ, राहुल गांधी के पास नहीं है ये क्षमता। अच्छा, नहीं, राहुल के पास सर राहुल के पास एक क्षमता तो है, मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, केवल और केवल क्रिश्चियनिटी की वजह से केरल के क्रिश्चियंस ने और क्रिश्चियन सोसाइटीज ने सीधे सीधे कहा था राहुल, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी वक्फ बिल पर केवल और केवल अपने वेटिकन होने की वजह से चुप रहे हैं। अब इसको, इस रायते को संभाले कांग्रेस, और खड़गे यही कर रहे थे अहमदाबाद में। सर क्या कर रहे थे? खड़गे जी ने कहा कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल नहीं बोले, प्रियंका, राहुल कम से कम वोट डालने तो चले आए स्लीपर और पाजामे में न जाने कौन सा चूरन खा के, लेकिन प्रियंका वाड्रा मौजूद तक नहीं रही, सोनिया गांधी भी एक्टिव नहीं दिखी। ये केवल और केवल क्रिश्चियनिटी के कारण हुआ है, ये क्रिश्चियन परिवार है और इसने केरल के ईसाइयों का साथ दिया है, न कि मुस्लिमों का। यही वजह है, कांग्रेस इस लीड को संभालती रहे, उसका काम है, खड़गे तो है ही इसी काम के लिए। हाँ नहीं, आज तो उन्होंने मुस्लिम फर्स्ट कह ही दिया ना। अब जो है वो मुस्लिम, दलित और ओबीसी, अब इसका कॉम्बिनेशन वो बनाएंगे। हालांकि मुझे पता नहीं कौन सी और ऐसी जगह है जहां ओबीसी दलित एक साथ चलते हैं, फिर भी नहीं ठीक है सर, फिर अखिलेश यादव का पीडीए का क्या होगा, इस पर भी
अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। आइए इस चर्चा को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप दोनों महानुभावों का, अवनीश जी का और बाबा रामदास जी का, जयपुर डायलॉग्स पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर। जय जय श्री राम। जय श्री राम।